हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम इतिहास को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि क्लास 10th का बिहार बोर्ड का ये इतिहास का सब्जेक्ट है। इसको आज हम शुरू करेंगे। इसमें आपका पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यहीं से आज जो है सो हम स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि आप लोग को हम पहले ही बता दिए हैं, इससे पहले भी मेरा मैथ में वीडियो हो चुकी है, उसको आप लोग ज़रूर देखे होंगे। नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को देखिएगा ज़रूर। हमने क्रैश कोर्स को स्टार्ट किए थे और उसी क्रैश कोर्स के दरम्यान में हमें लगा कि आपको जो है सो सोशल साइंस की भी तैयारी अच्छी ढंग से कराई जाए, क्योंकि हर सब्जेक्ट को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। यदि आप चाहते हैं कि आपको जो है सो आउट ऑफ 500 यानी कि आपके बिहार बोर्ड में 500 नंबर का टोटल एग्ज़ाम होती है, इस 500 में यदि आप चाहते हैं कि हमारा 470 आ जाए या 480 आ जाए, तो इतने नंबर लाने के लिए आपको जो भी चीज़ हम बता रहे हैं ना, उन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है। क्योंकि क्रैश कोर्स में हम आपको वही सारी चीज़ों को बताने वाले हैं और बताते भी हैं, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। और सभी क्वेश्चन को, सभी हम टॉपिक को बढ़िया से अच्छे ढंग से पीडीएफ के मदद से आपको जो है सो सिखाने की हम कोशिश करते हैं। तो इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार का वीडियो आपको हमेशा अब मिलता रहेगा जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए। जो भी स्टूडेंट क्लास 10th के हैं वो सभी इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपके साथी लोग भी हैं वो इस वीडियो तक नहीं पहुंच पाए हैं, तो प्लीज़ आप वहां तक इस वीडियो को शेयर भी कर लीजिएगा, ताकि आपके साथी भी इस वीडियो को देख करके अच्छे मार्क्स से एग्ज़ाम पास कर सकें। ठीक है ना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक को। क्या यहाँ पे दिया गया है ज़रा उसको समझिए। यहाँ से देखिए, आपके लिए हम जैसे कि पीडीएफ के माध्यम से हम पहले ही बताए हैं कि पढ़ाने वाले हैं, इतिहास पढ़ाने वाले हैं। और इतिहास का पहला चैप्टर आप जानते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का ही दिया गया है। तो अगर आप शुरू से पढ़ चुके हैं तो और अच्छी बात है, नहीं पढ़ चुके हैं तो आज हम आपको शॉर्ट में बताने वाले हैं। इससे पढ़ के समझ करके आपको अच्छा बेटर फील भी होगी, और साथ ही साथ आपको लगेगा कि हाँ, ऐसे ही पढ़ाई होनी चाहिए, ताकि किताबों में जो लंबी चौड़ी लाइनें लिखी हुई रहती है ना, उतनी लंबी चौड़ी लाइन को ना पढ़ करके संक्षेप में अगर चीज़ पूरी निचोड़ मिल जाए तो वो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इसलिए हमने इसको निचोड़ बना करके तब आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि समझिए, यहाँ पे आपके लिए यहाँ पर दिया गया है कि महत्वपूर्ण घटनाएं या फिर तथ्य, जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य है, महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, केवल उसी के बारे में समझिए, बाकी सभी को एग्जिट कर दीजिए, क्योंकि वो सब आवश्यक पाठ नहीं होती है। और क्रैश कोर्स में हमें आवश्यक जो पाठ है, उस आवश्यक पाठ को ही हमें सीखना है। आलतू फालतू की जो भी एक्स्ट्रा बातें बच जाती है उसको हमें साइड करके चलना है, उसको नहीं पढ़ना है। समझ रहे हैं ना। चलिए देखिए, पहला पॉइंट आपको देखना है यहाँ पे क्या दिया हुआ है। इस पॉइंट को आपको ध्यान से समझना है। जैसे कहते हैं कि एक सेकंड, 18वीं सदी में कई देश जैसे जर्मनी, इटली तथा स्विट्जरलैंड आदि उस रूप में नहीं थे जैसा कि आज हम इन्हें देखते हैं। यानी कि आपको समझना है यहाँ से कि 18वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी का मतलब पहले आप समझ लीजिए, यह ईस्वी जो है वो 1700 ईस्वी से लेकर के आपका 1799 ईस्वी तक का जो फेज रहेगा, यानी कि पूरी का पूरे 100 वर्ष तक का जो पीरियड इसके लिए दिया गया है, उसको हम शताब्दी कहते हैं, इंग्लिश में सेंचुरी कहते हैं। तो ये 1700 ईस्वी से लेकर के 1799 ईस्वी तक का जो भी कालक्रम चलेगा, उसको आप 18वीं शताब्दी में काउंटिंग कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर अभी 2000 चल रही है, 2024 चल रही है, तो आपको समझना है कि यह इसको 2000 चल रहा है ना, तो इसके एक स्टेप आगे की बढ़ जाना है, और तब समझ लेना है कि यह अभी वर्तमान में जो ईस्वी शताब्दी जो चल रही है वो कौन सी चल रही है, तो 21वीं शताब्दी चल रही है। इस बात को समझना है। ठीक उसी प्रकार से जब 18वीं शताब्दी यहाँ पर कह रहा है या सदी कह रहा है, तो आपको समझना है कि 18 से एक स्टेप पीछे उतर जाना है। जैसे कि 1700, और 1700 से लेकर के 1799 तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये 18वीं सदी के कालक्रम माना जाएगा। तो ये बात आपको अच्छे से समझ लेना है। अब इन 100 वर्षों में क्या सब कम हुआ है, क्या जो परिवर्तन हुआ है यूरोप में, उसके बारे में बताया गया है कि 18वीं सदी में कई देश जैसे जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड आदि उस रूप में नहीं थे जैसा कि वर्तमान समय में इन्हें हम लोग देखते हैं। कैसा था, तो अगर वर्तमान समय में जैसा दिख रहा है वैसा नहीं था, तो ये था कैसा, तो इसके लिए बताना है कि ये छोटे छोटे राज्यों में विभक्त थे।
यानी कि विभाजित थे, जिनका अपना एक स्वतंत्र शासक हुआ करता था। ठीक उसी प्रकार से जैसे अपना भारत में, भारत भी जैसे कि मान लेते हैं ये अपना साउथ इंडिया अगर हो गया है, तो साउथ इंडिया में और ऊपर से जो है सो इंडिया ऐसे करके अगर बना दें हम इसको रफली एक आइडिया से, तो हम लोग जानते हैं कि वर्तमान समय में जो हमारा भारत ऐसा दिख रहा है, ये वर्तमान समय की ये पार्ट है। लेकिन उस समय में हमारे बाद आज़ादी से पहले क्या था, भारत एकत्रित नहीं था, ये अखंड नहीं था, बल्कि ये खंडन था। खंडन किस प्रकार से था, हम इसको इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है सो बहुत सारे राजा अपने अपने क्षेत्र को छोटे छोटे टुकड़ों में जो है सो ले करके और उसके बाद अपने क्षेत्र को शासन व्यवस्था अलग से स्वतंत्र रूप से छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करता था, तो ये एकत्रित नहीं था, संगठित नहीं था। कई सारे राज्यों को अलग अलग जो है सो करके एक राजा हुआ करता था, वो अपना शासन व्यवस्था चलाते थे। साथ ही इधर जो पाकिस्तान वाला बेल्ट जो आप देखते हैं, आज़ादी से पहले तो पाकिस्तान भी इसी में था, तो ये भी यहाँ का भी कई सारे छोटे छोटे क्षेत्र हुआ करता था, जिसका अपना एक स्वतंत्र राजा हुआ करता था। अब इन्हीं सभी को एक साथ एकत्रित रूप से मिला करके उसके बाद अगर एक अखंड भारत का नाम दिया जाए, तो उसको हम कह सकते हैं कि या अखंड है। अखंड मतलब जिसका खंडन नहीं किया जा सकता है, या जो खंडन नहीं है, समझ रहे हैं। तो ठीक इसी प्रकार से यूरोप में भी कई सारे ऐसे देश जैसे जर्मनी, इटली और स्विट्ज़रलैंड थे। ये 3 देश का नाम हमने यहाँ पर जो है सो मेंशन किए हैं, ताकि इससे आप समझ सकें कि हाँ बात क्या चल रही है। तो ये भी जो है सो कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त थे, और इन्हीं टुकड़ों को विभाजित रूप से जो थे, इन सभी को मिला करके एकत्रित करने की क्रिया जो हुई थी ना, उसी को एकीकरण का नाम दिया गया था। वो भी हम पढ़ेंगे इसमें कि एकीकरण का मतलब क्या हुआ, ठीक है ना। फिलहाल आपको समझना है कि यहाँ पर आपको एक बार फिर से बता दूँ कि 18वीं सदी में कई देश जैसे जर्मनी, इटली और स्विट्ज़रलैंड आदि उस रूप में नहीं थे जैसा कि हम इन्हें अभी देखते हैं। ये छोटे छोटे राज्यों में विभाजित थे, जिनका अपना एक स्वतंत्र शासक हुआ करता था। उम्मीद करते हैं ये लाइन आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर यहाँ पे क्या बातें चल रही थी और क्या लिखा हुआ था। ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखते हैं, इसी प्रकार से पॉइंट बना करके हम आपको समझाने वाले हैं, समझ रहे हैं ना। और इस चीज़ को अगर आप समझ लेते हैं तो यकीन मानिए आपका एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा स्कोरिंग होने वाला है, क्योंकि हम संक्षेप में आपको हर चीज़ को बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब समझिए, एक इम्पोर्टेंट कालक्रम आता है, खंड आता है, एक जो है सो ईस्वी आती है, यहाँ से टर्निंग पॉइंट मानी जाती है फ्रांसीसी क्रांति के लिए। इसलिए आपको यहाँ पर समझना है कि 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के बारे में अब आपको जानना है। 1789 ऑब्जेक्टिव का ये पहला ही प्रश्न बन जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था, तो आपको बताना है ये 1789 ईस्वी में हुआ था। तो 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, इसको याद रख लेना है आपको। अब आगे समझिए, 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। एक शब्द का प्रयोग यहाँ पे आपके सामने हुआ है, राष्ट्रवाद। अब ये राष्ट्रवाद होता क्या है, जरा इसको समझिए, क्योंकि जब तक आप शब्दों का अर्थ नहीं समझेंगे, शब्दार्थ नहीं समझेंगे, तब तक आपको जो है सो सोशल साइंस पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। एक कहानी लगेगा, लेकिन उसमें क्या लिखा हुआ है आपको बात को जिज्ञासा ही नहीं जगेगा, अच्छा लगेगा ही नहीं, उसको पढ़ने में मन ही नहीं लगेगा। तो उन शब्दों को अर्थ समझिए यहाँ से। राष्ट्रवाद कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि अपने देश के प्रति लगाव जो होती है ना, उसी को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। यानी अपने देश के प्रति प्रेम की भावना रखना, उसके बारे में अच्छा सोचना। अगर हम लोग भारतीय हैं तो हम क्या जानते हैं कि हमारा पूरा भारत उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, जैसे मान लेते हैं एक रफली अगर हम मैप बना लें इस प्रकार से, चतुर्भुजाकार तो होता ही है अपने भारत का नक्शा। तो इस प्रकार से अगर हम मान लें, या फिर चलिए आपके लिए एक ड्रॉ ही कर ले थोड़ा सा, तो ड्राइंग में हम इसको मान सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से जैसे अपना क्या है, तो इंडिया है, ठीक है ना। हम रफली एक बना रहे हैं, समझिएगा इस चीज़ों को। अब ये मान लीजिए आप क्या है, तो ये आपका इंडिया है। एक सेकंड, नीचे जगह नहीं था, इतना मान लीजिए, ठीक है। अब इंडिया अगर है तो इसमें हमने क्या देखे कि इस पूरे भूखंड में जहाँ पर भी अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होती है, जैसे कि यहाँ पर मानते हैं कि यहाँ पर क्या है, तो पाकिस्तान देश है, और पाकिस्तान के बगल में यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर है, और ये जम्मू कश्मीर में जो है सो बार बार विवाद होते रहता है। तो अगर यहाँ के कोई भी सैनिक शहीद होते हैं हमारे भारत के, तो हमें भी दुख होता है, बिहार में बैठे हुए हैं फिर भी हमें दुख होता है कि ये हमारे देश के सैनिकों को पाकिस्तान वालों ने जो है सो मारे हैं, तो हम भी इसका बदला उससे लेंगे, ऐसी भावना होती है।
ठीक है ना। तो ये भावना ही जो है ना, इस भावना को ही हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। यानी कि अपने देश के प्रति प्रेम, अपने देश के प्रति लगाव, अच्छा सोचने वाला जो होती है भावना, उसी को राष्ट्रवाद माना जाता है। समझ गए ना। तो ये शब्द आपको समझ में आ गया। चलिए उसके बाद देखिएगा आगे फिर कहते हैं कि इसने फ्रांस में राजतंत्र समाप्त कर संप्रभुता फ्रांसीसी नागरिकों को सौंपी गई थी। अब यहाँ पर फिर से एक शब्द आया है राजतंत्र, ठीक है, और संप्रभुता। ये क्या होता है इसको समझिए। राजतंत्र कहने का मतलब ये हुआ कि जब तंत्र में, यानी कि शासन व्यवस्थाएं जो होती है जिससे देश चलती है, उस शासन व्यवस्था को हम लोग तंत्र समझ सकते हैं। और राजतंत्र कहने का मतलब ये हुआ कि राजा जो शासन करने की जो पूरा शक्ति होता है ना, एक राजा के हाथों में होती है। और राजतंत्र में ये नियम होता है कि इस राजा का जो बेटा होगा ना, यही बेटा ही उसका अगला जो है सूत्राधिकारी बनेगा, यानी पूरे देश प्रशासन इसका बेटा ही करने वाला है। फिर मान लेते हैं कि ये भी मर गया, ये भी मर गया, तो फिर इसका जो बेटा होने वाला है ना, ये बेटा फिर से इस पूरे देश पर शासन करेगा। फिर यही इसका बेटा जो अगला होगा वो इस पर शासन करेगा। मतलब ये हुआ कि राजा दिन प्रतिदिन जब आयु पूरा हो जाएगा, मरते जाएगा, तो उसका जो बेटा होगा वही क्या करेगा, तो शासन चलाएगा पूरे देश पर। अब शासन चलाएगा, चाहे वो नालायक हो या लायक हो, चलाने लायक हो या ना हो, फिर भी जो है सो राजतंत्र में ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं कि वही वो शासन व्यवस्था पूरे देश को चलाएगा। अब कई बार ऐसा होता है कि राजतंत्र में राजा इतना निरंकुश शासक बन जाता है कि प्रजा का दुख दर्द समझता ही नहीं है, और जो अपनी मर्जी में, अपने दिमाग में जो उसके ख्यालों में आता है नियम कानून बनाने का, लागू करने का, वही सारे नियम कानून जो है सो लागू कर देते हैं। तो ये कई बार जो है सो खतरनाक भी हो जाता है। राजतंत्र क्या हो जाता है, खतरनाक भी हो जाता है। जो खतरनाक राजतंत्र होता है इसी को हम लोग निरंकुश कहते हैं, निरंकुश राजतंत्र, ठीक है। निरंकुश राजतंत्र कहने का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा राजतंत्र जिस पर कोई भी अंकुश ना लगा हुआ हो, मतलब उसको कोई रोकने वाला टोकने वाला ना हो, उसको हम निरंकुश कहते हैं। और इसमें जो राजा काम करते हैं उसको निरंकुश राजा कहते हैं, निरंकुश राजा इसको कहा जाता है। समझ रहे हैं ना। चलिए अब आगे समझिएगा। इसी में आगे फिर कहते हैं कि इस क्रांति से पहले फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का शासन था। अभी जैसे हमने निरंकुश राजा का मतलब बता दिए हैं कि क्या होता है, इस पर कोई भी अंकुश नहीं लगा हुआ होता है, उसी को निरंकुश राजा कहते हैं। जैसे एक राजा का नाम अगर हम आपको बताए तो आपको जानना है कि ये एक लुई 14वां व्यक्ति था जो कि राजा था। लुई उसका वंश एक तरह से पूरे चलते हुए आ रहा था, लुई 14वां, ठीक है ना। अब ये एक ऐसा निरंकुश राजा था जो खुद को कहता था कि मैं ही राज्य हूँ, मैं ही क्या हूँ, तो राज्य हूँ। आप समझ लीजिए, ये कहता है अपने आप को है तो एक व्यक्ति, लेकिन फिर भी कहता है मैं ही राज्य हूँ और मेरा हर बात शासन है, मेरा हर बात क्या है, तो कानून है। जो बोल दिया, जो मुख से निकल गया वही उसका कानून बन जाता था। इतना निरंकुश हुआ करता था। आप समझ लीजिए कि उसके मन में अगर मान लेते कभी गुस्से में है, किसी कारणवश उसकी बीवी से झगड़ा हो गया है और उस स्थिति में आकर के वो अपने मुख से कुछ भी निकाल दे, कुछ भी बोल दे, तो क्या उसका मतलब वो कानून बन जाएगा। अब जब कानून बन जाएगा तो फिर उसके बाद उस देश में रहने वाले जो प्रजा होगा, उसके राज्य क्षेत्र में रहने वाले जो प्रजा होगा, उसको अब उसका झेलना पड़ेगा। तो ऐसी ऐसी व्यवस्था इसमें जो होती है निरंकुश राजा के मन में, समझ रहे हैं ना। तो ये बहुत ही खतरनाक भी होती है निरंकुश राजतंत्र। बात समझ रहे हैं। चलिए अगला पॉइंट आपके लिए फिर से क्या है, तीसरा पॉइंट देखिएगा। इसमें कहते हैं 1804 ईस्वी की नेपोलियन संहिता के बारे में आपको अब समझना है। इस नेपोलियन संहिता में बातें किया गया था कि जो राजा निरंकुश है, उस निरंकुश राजतंत्र को समाप्त करने के लिए ही एक व्यक्ति था जिसका नाम था नेपोलियन। इसी ने राजतंत्र को समाप्त करके प्रजातंत्र को स्थापित किया था। प्रजातंत्र, समझ रहे ना। अब ये प्रजातंत्र कहने का मतलब क्या हुआ, जरा इसको समझिए। इसका मतलब ही समझ लीजिएगा, प्रजा मतलब प्रजा, जो आम जनता लोग होते हैं उसको प्रजा, अतंत्र मतलब इसका शासन, यानी कि जो शासन व्यवस्था है देश की जो चलाई जाएगी ना, वो प्रजा के द्वारा चलाया जाएगा, ना कि राजा के द्वारा चलाया जाएगा।
तो ऐसी व्यवस्था को ही हम प्रजातंत्र कहते हैं, जिसमें आम लोग भी भागीदारी ले सकते हैं या फिर अपने शासक को चुनने के लिए जनता के द्वारा वोट होनी चाहिए, उसमें मतदान किया जाना चाहिए और उसमें जिसको बहुमत मिलेगा वो जो है सो शासक बनेगा। तो ऐसी व्यवस्था को ही प्रजातंत्र कहा जाता है। अब इस प्रजातंत्र में नेपोलियन ने सबसे पहले प्रयास किया कि निरंकुश राजतंत्र को समाप्त करके यहाँ पे प्रजातंत्र को स्थापित किया जाए, और जिसमें नेपोलियन ने बहुत अच्छे से सफल भी हुए थे। लेकिन आगे चल के इसके साथ भी गेम खेल लिया गया सारे देशों मिल करके, तो वो सभी घटना इसमें हम समझाने वाले हैं। फिलहाल यहाँ से देखिए 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता होती है। आपसे ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा जाएगा, नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ, तो 1804 ईस्वी में। इसमें क्या कहा गया जरा उसको सुनिए कि इसे 1804 ईस्वी में लागू किया गया। बिल्कुल ठीक, अच्छी बात है, आगे समझिए। इसमें क्या कहा गया था, इसने जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। नेपोलियन संहिता जो था, जो जन्म के आधार पर जो विशेषाधिकार उसको मिलता था, जैसे राजा है और उसका बेटा अगर जन्म लिया है तो वही राजा बनेगा, उसको विशेषाधिकार प्राप्त रहेगा, हर जगह पे उसको कोई टैक्स नहीं लगेगा, विभिन्न प्रकार की और भी जैसो उसको अधिकार मिलता रहता है। तो उन विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया इस नेपोलियन संहिता के द्वारा। और फिर आगे क्या कहते हैं कि इसने न केवल न्याय के समक्ष समानता स्थापित किया बल्कि संपत्ति के अधिकार को भी सुरक्षित कर दिया था। यानी कि नेपोलियन संहिता में क्या किया गया था, तो ये न्याय के समक्ष समानता ही नहीं, इतना तो किया ही, साथ ही साथ क्या कर दिया कि संपत्ति के जो अधिकार है उसको भी सुरक्षित कर दिया गया। तो 2-3 पॉइंट इसमें है आपको नेपोलियन संहिता से संबंधित। आपसे अगर क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है लघुत्तरीय टाइप से कि नेपोलियन संहिता से आप क्या समझते हैं, तो आपको यही सारे पॉइंट लिखना है कि 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता को लागू किया गया था और इसमें क्या किया गया था, तो जन्म पर आधारित जो विशेषाधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया। साथ ही साथ बताना है कि इस नेपोलियन संहिता ने न केवल न्याय के समक्ष समानता स्थापित किया बल्कि संपत्ति के अधिकार को भी सुरक्षित इन्होंने कर दिया था। तो यही है नेपोलियन संहिता, इसी के बारे में आपको पूछा जाएगा तो आप इसको अच्छे से जवाब दे सकते हैं। चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है जरा उसको समझिए। कहते हैं कि क्रांतिकारी फ्रांस, जो क्रांतिकारी फ्रांस था, फ्रांस में जो सभी लोग एकदम क्रांतिकारी रूप ले लिए थे, उसके बारे में यहाँ पे कह रहे हैं कि क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था। यहाँ पे उदारवादी प्रजातंत्र, अब प्रजातंत्र जो था वो तो हम जानते हैं कि प्रजा का जो तंत्र होता है उसी को प्रजातंत्र मानते हैं और कहते हैं। तो उदारवादी मतलब क्या, एकदम पूरा विनम्र होकर के अच्छे से हर किसी का ख्याल रखा जाए, किसी को दुख अगर है तो उस दुख में राजा भी दुखी हो जाए, तो ऐसी जो व्यवस्था होती है उसको उदारवादी प्रजातंत्र कहते हैं। फिर आगे समझो, इसमें कहते हैं कि वहाँ वोट देने और चुने जाने का अधिकार केवल उन्हीं पुरुषों को था जिनके पास संपत्ति था। अब बताइए, उसमें जब निरंकुश शासक हुआ करता था, एक तो वहाँ पे वोट देने का अधिकार था नहीं, दूसरा अगर था फिर तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जिसके पास संपत्ति था ना पुरुष को, उसी को केवल वोट देने का अधिकार प्राप्त था। जिसके पास संपत्ति नहीं था उसमें पुरुष को भी वोट डालने का अधिकार प्राप्त नहीं था। समझना है इस चीज़ को। जैसे आगे कहते हैं कि संपत्ति विहीन मतलब जिसके पास संपत्ति नहीं था, पुरुष और सभी औरतों को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। महिलाओं को तो बिल्कुल भी नहीं अधिकार था। पुरुष में अगर था भी तो जिनके पास संपत्ति था उनको अधिकार था, संपत्ति जिनके पास नहीं था यानी संपत्ति जो विहीन था उस पुरुष को भी वोट डालने का अधिकार यानी अपने शासक चुनने का अधिकार नहीं था। जबकि हम अपने देश की अभी वर्तमान समय की बातें करें तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ऊंच नीच, गरीब अमीर, धन दौलत वाला, जो संपत्ति वाला, ऐसा कुछ नहीं देखा जाता है। यहाँ पर यही देखा जाता है कि यदि आपकी एज 18 साल प्लस हो चुकी है, साथ ही साथ आपके पास वोटर लिस्ट में नाम जुड़ चुका है, तो आप जो है सो वोट डाल सकते हैं, अपने प्रतिनिधि को स्वयं सेलेक्ट कर सकते हैं। ये व्यवस्था लागू किया गया जो सबको एक समान समानता का अधिकार को दिखाता है। अब आगे समझिएगा इस चीज़ को। आगे फिर इसी में कहते हैं कि केवल थोड़े ही समय के लिए जैकोबिन शासक के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था। कुछ समय के लिए ही, केवल थोड़े समय के लिए जो जैकोबियन शासक था ना, इसने अपने समय में क्या किया गया था, तो जो वयस्क पुरुष था, मतलब वयस्क पुरुष मतलब जिसकी आयु अगर वहाँ पे निर्धारित था कितना वर्ष, 18 वर्ष या फिर 21 वर्ष, तो वो सभी वयस्क पुरुष कहलाएगा। तो वयस्क पुरुष को मताधिकार प्राप्त था, मगर नेपोलियन की सहायता पुनः समिति मताधिकार वापस लाई और उसमें महिलाओं को आवश्यक दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया गया। अब महिला जो थी उस महिला को क्या कर दिया गया, पिता
और उसके जो पति थे, पतियाँ मतलब पति जो एक महिला का एक पुरुष, तो उसके अधीन कर दिया गया, मतलब वो उसके अंडर ही रह कर के काम करेगी, बस ये बताया गया है।